देखो यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। हफ्ते बाद हम दोनों भाइयों की शादी है और शादी के बाद हम दोनों भाई भला एक छोटे से कमरे में कैसे रहेंगे यार। यही सोचकर तो मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है। अरे बच्चों, क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो? मेरी दोनों होने वाली बहुएं काफी समझदार हैं और बस कुछ समय की ही तो बात है। कौन सा तुम दोनों भाइयों को जिंदगी भर के लिए अपनी पत्नियों के साथ एक कमरे में ही रहना है? लखन, बिरजू की बहन सीमा की कुछ समय पहले ही इन लोगों ने शादी की थी। शादी में ज्यादा खर्चा करने की वजह से इन लोगों को अपना घर तक बेचना पड़ा था और अब वे सभी एक ही कमरे के छोटे से हॉल में रहते हैं। शादी के बाद अब दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ एक कमरे में कैसे रहेंगे, इस बात की चिंता दोनों को सताए जा रही थी। ऐसे ही समय गुजरता है और आखिरकार दोनों भाइयों की शादी करके अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने घर में आ जाते हैं। भाभी जी, मुझे तो काफी नींद आ रही है। चलिए अब हम अपने कमरे में चलते हैं। दोनों देवरानी जेठानी जैसे ही अपने कमरे की तरफ जाने लगती हैं, तो वे देखती हैं कि पूरे घर में सिर्फ एक ही हॉल है और एक ही कमरा है। अरे ये क्या, इस घर में तो बस एक ही कमरा है। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी उनके दोनों पति वहां आ जाते हैं। ये सब क्या है बिरजू? लखन, यहाँ सिर्फ एक कमरा क्यों है? दूसरा कमरा कहाँ है? अपनी अपनी पत्नियों के पूछने पर दोनों भाई अपनी अपनी शक्ल देखते हैं और कमरे में रहने वाली बात आखिरकार उन्हें बता देते हैं। आहा, हाँ, आप दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? शादी के बाद भला हम सब एक कमरे में कैसे रह सकते हैं? कहीं आप लोग हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं बहू, यह कोई मजाक नहीं है। हाथ तंग होने की वजह से मैं 2 कमरे वाला घर नहीं ले पाई, लेकिन तुम फिक्र मत करो, बस कुछ समय की ही बात, जब तक थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। सारी बातें जानकर दोनों बहुएं मुंह बनाते हुए उस कमरे में चली जाती हैं और चटाई बिछाकर अगल बगल में सो जाती हैं। एक तो इतना छोटा सा कमरा, ऊपर से हम 4 लोग। मेरा तो दम घुट रहा है इस कमरे में। दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने पतियों पर गुस्सा निकालकर और शादी की थकान के कारण दोनों सो जाती हैं। लेकिन तभी अचानक पार्वती ने अपना दया पीर उठाकर नींद में अपनी जेठानी सीमा को मार देती है। इससे सीमा घबराकर नींद से उठ जाती है। एक तो सुहागरात की रात मुझे इन दोनों के साथ रहना पड़ रहा है और ये महारानी है कि नींद में मुझ पर ही हाथ चला रही है। सीमा उठकर सिरानी के साथ रखी हुई ग्लास उठाकर सारा पानी पार्वती पर डाल देती है, जिससे अब पार्वती की नींद खुल जाती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी डालने की? ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझ पर पैर डाला। अपनी अपनी पत्नियों को आपस में लड़ता देखकर दोनों भाई उन्हें जैसे तैसे करके शांत करवाते हैं और फिर वापस सोने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से दोनों देवर देवरानी में प्यार भरी बातें शुरू हो जाती हैं। हाय, पता है लखन, मैंने तो प्लान बना लिया है कि हम हनीमून पर कहाँ जाएंगे। पता है, मैंने भी प्लान बनाया है। दोनों देवर देवरानी अपने अपने हनीमून प्लान्स के बारे में बताने लगते हैं और उनकी खुसर फुसर से सीमा की बार बार नींद खुल जाती है। एक तो तुम दोनों की वजह से हमारी सुहागरात खराब हो गई, ऊपर से अब तुम दोनों हमें चैन से सोने भी नहीं दोगे। बोल तो ऐसे रही हो जैसे हम तुम्हारी सुहागरात खराब करके खूब मजे से सुहागरात मना रहे हैं। क्या हमारी सुहागरात खराब नहीं हुई? और अगर इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो कानों में रुई लगाकर सो जाओ। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को चुप कराने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन अब वह दोनों कहाँ चुप होने वाली थीं। दोनों देवरानी जेठानी चिल्ला ही रही होती हैं। तभी सीमा की नजर ऊपर बड़ी टांग पर जाती है, जैसे देखकर सीमा को काफी अच्छा आइडिया आता है। अब बस देखते जाइए कि मैं कैसे इस एक कमरे में जेठानी की सुहागरात मनवाती हूँ। सुनिए जी, अगर घर पर सीढ़ी है तो उसे ले आइए। बिरजू घर से बाहर जाता है और सीढ़ी को घर के अंदर लेकर आता है और लाकर टांग पर लगा देता है। फिर सीमा सीढ़ियों की मदद से टांग पर चढ़ती है और वहाँ पर अपना और अपने पति के लिए अच्छे से बिस्तर की व्यवस्था करती है। जिसके बाद अब एक कमरे में जहाँ ऊपर जेठ जेठानी होते हैं, वहीं नीचे देवर देवरानी होते हैं। देखो सीमा, मुझे तो काफी डर लग रहा है, कहीं हम नीचे न गिर न जाएं। कैसे डरपोक आदमी से शादी कर ली मैंने? अरे मुझे तो डर नहीं लग रहा, और मर्द होकर तुम एक चूहे की तरह कांप रहे हो। चुपचाप सो जाओ। अब एक तरफ जहाँ ऊपर जेठ जेठानी आखिरकार अपनी सुहागरात मनाते हैं, तो वहीं नीचे भी देवर देवरानी का कुछ ऐसा ही हाल होता है। कुछ भी बोलो, मेरी जेठानी ने तरकीब तो बढ़िया निकाली। एक कमरे में होकर भी अब हम आराम से सुहागरात मना सकते हैं। देवरानी जेठानी एक कमरे में रहकर अच्छी खासी सुहागरात मना लेती हैं और ऐसे ही सुबह हो जाती है। लेकिन इस कमरे में क्या दोनों जेठानी देवरानी एक साथ हंसी खुशी रह पाएंगी या उनके बीच तीसरा विषाद छेड़ेगा? इसे जानने के लिए हमें कहानी में आगे बढ़ना होगा। अरे ऊपर वाले,
क्या हालत बना रखी है कमरे की। कपड़े एक तरफ पड़े हैं तो कमरे का सामान एक तरफ। इन्हें कौन सही जगह पर रखेगा। मुझे तो अपना कमरा ऐसा ही रखना पसंद है। अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो तुम ही साफ कर दो। अपनी जेठानी का जवाब सुनकर पार्वती को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अपना गुस्सा शांत करती है। इसी एक कमरे की वजह से रोज रोज छोटी मोटी बातों को लेकर दोनों देवरानी जेठानी के बीच बहस छिड़ जाती थी और कभी कभी तो ये बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाती थी। जहाँ जेठानी देवरानी पर हमला करने के लिए झाड़ू लेकर खड़ी होती है, वहीं देवरानी भी जेठानी पर हमला करने के लिए बर्तन उठा लेती है। देख रही हो ना सीमा, अगर मुझे जरा भी झाड़ू छुई ना तो ये पोंछा तेरे मुंह पर दे मारूंगी। और अगर मैंने भी इस झाड़ू से मार मार कर तेरी हालत न बिगाड़ी तो मेरा नाम भी सीमा नहीं। अरे ऊपर वाले, तू मुझे कौन से पाप की सजा दे रहा है जो ऐसे हिटलर जैसी बहुओं से पाला पड़ गया। अपनी बहुओं को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर नेहा को काफी ज्यादा दुख होता है और वह अपनी सास और पतियों के लाख समझाने पर भी दोनों देवरानी जेठानी अपनी लड़ाई की आदत से बाज नहीं आती। ऐसे ही समय गुजरता है और हर रोज की तरह जेठानी सीमा अपने टांग वाले बिस्तर पर सो रही होती है, लेकिन तभी अचानक सीमा नींद में गलत दिशा में करवट ले लेती है और सीधा जमीन पर गिर जाती है। ओह मेरी कमर, मेरी मियाँ, मेरी तो कमर गई। ज्यादा ही शौक था ना ऊपरी बिस्तर पर सोने का, अब आ गया ना मजा। अपनी देवरानी को अपना मजाक उड़ाते देखकर सीमा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ऐसे ही एक दिन जब पार्वती नीचे जमीन पर सो रही होती है तो उसे काफी ज्यादा मच्छर परेशान करने लगते हैं। मच्छरों ने तो काट काट कर मेरा सारा खून पी लिया। क्यों बेटी, अब आया ना मजा, अब खेलो मच्छरों के साथ ढंडिया। हर दिन अपनी दोनों बहुओं की ऐसी लड़ाई से नेहा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब लगता है मुझे अब अलग कमरा बनवा कर ही देना पड़ेगा, लेकिन कैसे, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। एक काम करती हूँ, मरने से पहले उन्होंने मेरे लिए आखिरी बार जो लौटा हार बनवाया था उसे ही बेच देती हूँ। कम से कम दोनों बहुओं के बीच इस लड़ाई से तो छुटकारा मिलेगा। देवरानी जेठानी चुपके से अपनी सास की बात सुन लेती हैं। अपनी लड़ाई में हम तो घर वालों के बारे में सोचना ही भूल गए थे कि उन पर इसका कैसा असर पड़ेगा। ठीक कह रही हो भाभी, सच में इतने बड़े होने के बावजूद भी हम किसी छोटे बच्चे की तरह आपस में लड़ते रहे। मुझे तो अपनी गलती पर काफी पछतावा हो रहा है। देवरानी जेठानी एक दूसरे से माफी मांगकर अपनी सास से भी अपनी गलती पर माफी मांगती हैं और आराम से एक ही कमरे में रहने लगती हैं। वहीं कुछ समय में दोनों भाई मेहनत करके अच्छे खासे पैसे जोड़ लेते हैं और अब जल्दी से अपने लिए अलग अलग कमरे बनवाते हैं और अब दोनों देवरानी जेठानी अलग अलग कमरों में हंसी खुशी रहती हैं। आज फिर इन दोनों बहनों ने इतनी पी ली कि इन्हें चलने तक का होश नहीं। गलती मेरी ही है। बिन माँ की लड़कियों को प्यार देने की चाह में इतना सर चढ़ा लिया कि इनके सही गलत पर ध्यान ही नहीं दे पाया। लेकिन आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि ये दोनों बुरी तरह बिगड़ चुकी हैं। अपनी दोनों जवान बेटियों की हरकतों को देखते हुए वीर राज सेठ उनके लिए लड़के तलाश करने शुरू कर देते हैं और कुछ दिनों में उनकी शादी अपने बराबर के घराने में करवा देते हैं, जहां उनकी सास राजविका हाथों में आरती की थाली लिए उनका स्वागत करती हैं। जैसे ही सुहानी और पार्वती अपने घूंघट को हटाते हुए कहती हैं, ओहो सासू माँ, अब ये सब काम बंद भी करो। हम ससुराल आए हैं, किसी सरहद पर जंग लड़ने नहीं आए हैं जो आप ये सब ड्रामा कर रही हैं। यह कहकर दोनों बहनें बिना कलंक गिराए अपने कमरे में चली जाती हैं। उनका ऐसा रवैया देखकर राजविका और उसके बेटे नकुल और रोहन हैरान रह जाते हैं। अगले दिन वे दोनों सुबह 10 बजे सोकर उठती हैं और फिर राजविका उन्हें कहती हैं, अरे ये क्या बहुओं, अभी तक तुम दोनों नहाई नहीं हो। आज तो तुम दोनों की पहली रसोई है जिसमें तुम्हें मीठा बनाना है। चलो जल्दी से नहा लो। लेकिन सासू माँ, हमें तो करची पकड़ने नहीं आती, हमें तो बस मीठा खाना आता है, बनाना नहीं। और वैसे भी घर में नौकर है ना, तो ये उनका काम है। हमने तो आज तक अपने घर के किचन में भी कदम नहीं रखा। बेटा, घर में भले ही हर काम के लिए नौकर हैं, लेकिन घर का खाना तो घर की लक्ष्मियों को ही बनाना चाहिए। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और वैसे भी शादी के बाद तो अपनी पहली रसोई में खाना बनाना तो एक रस्म है जो हर बहू निभाती है। ओहो, मायके में हमारा बाप एक कम था कि तुम दोनों भी लेक्चर देना शुरू हो गए। छोड़ो। अरे सुहानी, चलो तैयार होकर बाहर पूल में आ जाओ, आज हम जी भर के स्विमिंग करेंगे। कुछ देर बाद
दोनों बहनें सब घर वालों और नौकरों के सामने स्विमिंग ड्रेस पहनकर आती हैं और पूल में जाकर नहाने लग जाती हैं। अपनी बहुओं की ऐसी बेशर्मी देखकर राजविका का तो सिर शर्म से झुक जाता है। ये दोनों की दोनों तो मेरी नाक कटवा कर ही रहेंगी। अरे ऊपर वाले, मेरे घर की इज्जत अब तेरे हाथ में है। राजविका एक दरमियानी महिला थी, साथ ही वह समाज सेविका भी थी। उसका खुद का एक बड़ा एनजीओ था जिससे शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ी हुई थीं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। पार्वती और सुहानी अपने ससुराल की किसी भी जिम्मेदारी को समझती ही नहीं थी। वह दोनों तो बस पूरा दिन अपने मेकअप, पार्लर, शॉपिंग और पार्टियों में ही व्यस्त रहती। ये इतने छोटे कपड़े पहनकर तुम रात को कहाँ जा रही हो बहुओं? सासू माँ, आज हमारे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। हम दोनों नाइट क्लब जा रहे हैं, आने में देर हो जाएगी। चलो सुहानी। फिर दोनों शॉर्ट ड्रेस पहनकर नाइट क्लब चली जाती हैं, जहां वह खूब सिगरेट और शराब पीती हैं। फिर आधी रात को कुछ लड़के उन्हें घर ड्रॉप करने आते हैं। दोनों लड़कियां हंसी ठिठोली करते हुए अंदर आती हैं, जहां उन्हें देखकर राजविका उनसे कहती हैं, ये सब क्या है? आज तो तुम दोनों ने हद ही कर दी। अरे इतनी बड़े घर की बहुओं को ये सब शोभा नहीं देता। ओह सासू माँ, अब अपना भाषण फिर से देना मत शुरू कर देना। अरे यार, यही तो हमारे जीने के दिन हैं। अरे हम अपनी जवानी में एंजॉय नहीं करेंगे तो क्या तुम्हारी जैसी बुढ़िया होकर एंजॉय करेंगे? तभी नकुल और रोहन वहां आते हैं और दोनों को जोरदार थप्पड़ मारते हैं। यह देखकर दोनों बहनों को बहुत गुस्सा आता है और वह भी अपने पतियों को जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। हम आज के जमाने की लड़कियां हैं, मुंह तोड़ जवाब देना बहुत अच्छे से जानती हैं, तो ऐसी गलती फिर नहीं करना। फिर दोनों अपने कमरों में लटकराते हुए चली जाती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज सुहानी और पार्वती अपने कमरे में लेटी हुई थीं, तो उनके फोन पर एक संदेश आता है जिसमें शहर के पास एक फार्म हाउस में नाइट पार्टी का निमंत्रण होता है। ओह वाओ, नाइट पार्टी! मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हम इस पार्टी को खूब एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। अगर जीवन में सभी चीजों का मजा नहीं लिया तो क्या किया, हम जरूर वहाँ जाएंगे। दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और शाम को तैयार होकर अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाती हैं। पुलिस से छुपकर उस पार्टी में शराब, सिगरेट, ड्रग्स से लेकर नशे की सभी चीजें शामिल होती हैं। वे दोनों ड्रग्स लेती हैं, जिसकी वजह से उनका सिर घूमने लगता है और वे एक अलग ही दुनिया में होती हैं। तभी एक लड़का जो कि नशे में होता है, पार्वती को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। तभी कुछ पल के लिए लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो वह लड़का जो पार्वती को चिढ़ा रहा था वह गिरा हुआ जमीन पर होता है। कुछ ही देर बाद उस पार्टी में पुलिस छापा मारती है और सबको गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन राजविका अपने बेटों के साथ पुलिस स्टेशन पहुँचती है। सासू माँ, नकुल, हमने सच में किसी का मर्डर नहीं किया, हमें बचा लो। सासू माँ, प्लीज हमारी मदद करो। हाँ रोहन, हमारा ट्रस्ट करो। हमें फंसाया जा रहा है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो उस पार्टी में गए। आज के बाद हम कोई पार्टी नहीं करेंगे। ये सब काम सच में छोड़ देंगे। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। आकाश, यहाँ आओ। और इंस्पेक्टर साहब, आप छोड़ दो इन्हें। जी मैडम। यह लड़का तो जिंदा है। हाँ, ये सब हमारा ही प्लान था, तुम दोनों ही अकले ठिकाने लगाने के लिए। दरअसल यह सारा प्लान राजविका और उसके बेटों का था, जो उन्होंने अपनी बहुओं को सबक सिखाने के लिए किया था। इन्होंने अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हुए इस पार्टी का बंदोबस्त किया और यह सब ड्रामा रचाया। लेकिन इससे पार्वती और सुहानी को अच्छा सबक मिला और वो दोनों अब बेशर्म से संस्कारी बहुएं बन गईं, जो अपने परिवार के साथ अच्छे से घर चलाने लगी।